हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड ऑप्टिक्स। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली एक एक लेक्चर प्रतिदिन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं आपके सिलेबस के लेक्चर को अपलोड करता हूं, आपको उसका लिंक सबसे पहले मिल जाए और आप उसे देख करके लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ऑप्टिक्स देखते हैं, ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हम चैप्टर की बात करें ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स देखो क्या होता है। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, यानी कि कह सकते हो आपने क्लास 10th और 12th में भी पढ़ा होगा कि ऑप्टिक्स क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो लाइट के बारे में कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड करे उसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, तो सिंपली हमने कह दिया कि ऑप्टिक्स का सेंस यह हुआ कि ये लाइट के बारे में कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि लाइट का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल योगदान है हमारे एवरीडे लाइफ में। अगर लाइट नहीं होता तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अंधेरी रात की, अगर मान लो अंधेरी रात हुई है और उसमें मैं कह दूं आपको कोई सामान ढूंढ करके लाना है किसी कमरे से, तो उस सामान को देख पाना मुमकिन नहीं है। ऐसा तभी मुमकिन होगा जब हम किसी टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे या फिर कैंडल का इस्तेमाल करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, अन्यथा कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमने जो इस्तेमाल किया या कह सकते हो टॉर्च का जो हमने इस्तेमाल किया, वो क्या प्रोड्यूस किया था? तो सिंपली कह सकते हो कि लाइट प्रोड्यूस किया था। सो वी कैन से दैट कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, तो लाइट वह फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और लाइट के बारे में कंप्लीट स्टडी हमें कहाँ से मिलता है? ऑप्टिक्स से। ठीक है, लाइट देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, उसका सिंपल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। जैसे लाइट सबसे पहला तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है, रिफ्रैक्शन। तीसरा होता है इंटरफेरेंस के बारे में, इसी में पढ़ना हमें। ठीक है, इंटरफेरेंस। चौथा लाइट डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगा। और लास्ट है हमारा पोलराइजेशन, यानी कि ये पोलराइजेशन का भी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो अभी लाइट को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्टिक्स कितने टाइप का होता है या ऑप्टिक्स के कितने ब्रांचेज हैं। तो जनरली ऑप्टिक्स के देखिए पहला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स कह सकते हो या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें हम इसके ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, और जितने भी रे डायग्राम से रिलेटेड टर्म्स आएंगे, जैसे रिफ्लेक्शन वगैरह आप पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, उसमें जितने भी रे से रिलेटेड जो टर्म्स आते हैं उसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ओके, दूसरा क्या है? वेव ऑप्टिक्स। हम जानते हैं कि जो लाइट है, लाइट सबसे पहला तो पार्टिकल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करेगा। दूसरा जो लाइट होता है वो वेव नेचर भी शो करता है, तो दूसरा वेव नेचर शो करेगा। ओके, और तीसरा जो लाइट है वो एक रे के जैसा बिहेवियर भी शो करता है। रे के जैसे बिहेवियर शो करने का सेंस क्या हुआ कि आपने पढ़ा है कि जब भी रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है या कह सकते हो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हर जगह रे आ रहा है, रे एक टर्म आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल एक उठाते हैं रिफ्लेक्शन का, तो आप जानते हैं कि रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल किया किसी एक पॉइंट पर, और फॉल करने के बाद में जितने डिग्री से फॉल किया उतने डिग्री से रिफ्लेक्ट कर गया। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या कैसे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ लाइट फॉल कर रहा है और फॉल करके रिफ्लेक्ट हुआ? ऐसा तो नहीं कहते हो ना कि यहाँ पे ऐसे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल से फॉल कर रहे हैं और ये फॉल करके और ये
यहाँ पे फॉल किया, फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट को फॉल कराते हैं, ऐसा भी नहीं कहते हैं कि यहाँ से वेव ऐसे आ रहा है, आकर कैसे फॉल कर रहा है और फॉल करने के बाद फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी हम नहीं कहते हैं। ठीक है, तो जनरली स्टडी को ईजियर बनाने के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को बनाया गया था। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम रे ऑप्टिक्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं और वेव ऑप्टिक्स में हम इसके वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा है क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, और क्वांटम ऑप्टिक्स जो होता है इसमें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो लगभग आपको ऑप्टिक्स के ब्रांचेस समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो फर्मेट प्रिंसिपल से है और ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, जनरली तुमने पढ़ा है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। तो आप पार्टिकल नेचर या वेव नेचर की जो थियरी है किसने दी थी इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, प्लैंक क्वांटम में। लेकिन अगर हम बात करें इस रे नेचर की, तो रे नेचर के बारे में फर्मेट ने बताया था कि जो भी रे ऑफ लाइट फॉल करता है उस कंडीशन में हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक बराबर होते हैं। ये चीज़ हम पढ़े थे, इसको डिराइव नहीं किया था कि कैसे एक रे फॉल करेगा तो जितने डिग्री से फॉल करता है उतने ही डिग्री से कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम सीखेंगे फर्मेट के प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि फर्मेट का प्रिंसिपल क्या कहता है। एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को अटेन करती है, यानी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, क्योंकि लाइट हमेशा वही पाथ चुनेगी जिसको चलने में उसे सबसे कम टाइम का यूज़ करना पड़े। ठीक है, ऐसा हम अभी जानते हैं, लेकिन इसके बारे में किसने बताया था इसके बारे में हमें स्टडी करना है इस इक्वेशन में या इस प्रिंसिपल में। ठीक है, तो फर्मेट ने ही इसके बारे में बताया था। फर्मेट ने देखो एक बार लाइट के बारे में बताया कि जो लाइट है, लाइट हमेशा उस पाथ को अटेन करेगी या उस पाथ से मूव करेगी जिसको ट्रेवल करने में उसे सबसे कम टाइम का इस्तेमाल करना पड़े। यानी कि लाइट को अगर ए से बी तक जाना होगा तो ए से बी तक जाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही अटेन करेगी। ये कभी भी इस वे में ऐसे कह सकते हो या ऐसे कह सकते हो मूव नहीं करेगी। यानी कि ये हमेशा कैसे जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में ही लाइट प्रोपगेट करती है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये मिनिमम टाइम को यूज करना चाहती है टू कवर अ डिस्टेंस, या कह सकते हो टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा फर्मेट ने अपने पहले इक्वेशन में बताया था। अपने दूसरे इक्वेशन में या दूसरे प्रिंसिपल में उन्होंने फर्मेट ने कुछ दिन के बाद एक और प्रिंसिपल दिया और उस प्रिंसिपल में उन्होंने बताया कि लाइट मैक्सिमम डिस्टेंस को भी अटेन कर सकती है। यानी कि लाइट या तो मिनिमम टाइम यूज करने वाले डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी या तो उस पाथ से प्रोपगेशन करेगी जिससे मूव करने में उसे मैक्सिमम टाइम का यूज करना पड़े। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर देखिएगा, हमने इस प्रिंसिपल को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू अ number of reflections and refractions, it chooses the path along which the time of transit is extremum। ठीक है, एक्सट्रीमम मतलब क्या हो गया कि अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो सबसे कम होगी यानी मिनिमम पे होगी, और ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा पे होगी यानी मैक्सिमम पे होगी। तो इनके दोनों थियरी को आपस में कंबाइन कर दिया गया है और मिनिमम मैक्सिमम ना लिख करके यहाँ पे एक्सट्रीमम लिख दिया गया है। तो लाइट जब भी प्रोपगेशन करेगी तो हमेशा उस पाथ को अटेन करती है जिस पाथ को प्रोपगेट करने में या जिस पाथ से प्रोपगेशन करने में उसे या तो मिनिमम टाइम का यूज़ करना पड़े या तो मैक्सिमम टाइम का इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, तो लगभग आपको फर्मेट का प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। फर्मेट ने एक और चीज़ बताया था कि अगर हम इस वैल्यू को मिनिमाइज करेंगे तो फॉर मिनिमाइज दिस वैल्यू हम टाइम को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और जब पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरे टाइम को डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू 0 मिलता है, ऐसा फर्मेट ने कहा था। आइए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है
तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों लॉज को फाइंड करने के लिए हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, ये बहुत ही फंडामेंटल है इस ब्रांच का। ठीक है, तो इसे नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिराइव करके बताएंगे आपको अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसे। So guys, now we will discuss about the law of reflection with the help of Fermat principle। ठीक है ना, फर्मेट प्रिंसिपल के हेल्प से आइए देखिए कैसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पर डिराइव करते हैं। सपोज कर लो कि ये हमारा एक मिरर है या एक स्मूथ सरफेस है जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक स्मूथ सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा। ओके, सपोज कर लो कि किसी एक पॉइंट से या किसी एक ऑब्जेक्ट से ऐसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, तो हम जानते हैं कि जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है उतने ही डिग्री से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा। लेकिन अभी हमें ऐसा पता नहीं है, हमें इसी चीज़ को डिराइव करना है कि हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है बाय द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको डिराइव करने के लिए हम सिंपल सा एक काम करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से हम मिरर को से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, या इस पॉइंट से, पॉइंट ए से हमने मिरर को ज्वाइन कर दिया। दिस इज़ पॉइंट बी और दिस इज़ पॉइंट सी, और इस पॉइंट सी से भी हम मिरर को ऐसे परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर देते हैं। और यह मान लेते हैं कि ए से लेकर, सॉरी ए नहीं है, ये पॉइंट हमने मान लिया, चलो डी मान लिया, और इसको हमने मान लिया ई। तो हम ये मान लेते हैं कि पॉइंट डी से लेकर ई तक का डिस्टेंस एल है। ओके, सो हियर वी विल कंसीडर द डिस्टेंस फ्रॉम डी टू बी। ठीक है, डी बी जो डिस्टेंस है इसको हम यक्स कंसीडर करते हैं, और यदि डी बी डिस्टेंस यक्स होगा तो बी ई कितना होगा, यल में से यक्स को माइनस कर देंगे सिंपली, तो यल माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मिल गया हमें एल माइनस एक्स। इस हाइट को हमने h1 कंसीडर कर लिया और इस हाइट को h2 हमने कंसीडर कर लिया है। आइए अब देखते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल ए डी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या आप ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो लिखोगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी इज टू मिल जाएगा रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो ये हमें मिल गया ए बी। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, लाइट ए से बी तक आ रही है। ठीक है, और हमने कंसिडर कर लिया कि ए से बी तक आने में टाइम t1 लग रहा है और बी से सी तक जाने में जो टाइम लगा दिस इज t2। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, टाइम टेकन निकालना है, और टाइम टेकन फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होगा वही टाइम टेकन की वैल्यू होगी। यानी कि यहाँ पर ऐसे लिखते हैं एंड टाइम टेकन यानी कि t1 बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हम जानते हैं कि लाइट का स्पीड एयर में c से लिखा जाता है या फिर वैक्यूम में c से लिखा जाता है। इस ए बी की वैल्यू है रूट ओवर h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई c, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई संदेह नहीं होगा। इस ट्रायंगल के हेल्प से हमने इस वैल्यू को फाइंड करा है। इसके बाद हम दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल सी ई बी। ठीक है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ई बी। इसमें देखो बी सी बराबर क्या मिल जाएगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस देखो कितना है एल माइनस एक्स है, तो यहाँ मिल जाएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो बी सी इज मिल गया रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ पर भी इसी कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो टाइम t2 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम t2 का वैल्यू निकालते हैं एंड टाइम t2 इज मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों,
H2 का स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा है वैसे यहाँ पर भी लिख दिया, और होल डिवाइडेड बाई सी मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। और हम जानते हैं कि जो टोटल टाइम टेकन होगा, टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बट टोटल टाइम टेकन यानी T इज इक्वल टू मिल जाएगा T1 प्लस T2। ओके, अब देखिएगा T इज इक्वल टू T1 के जगह पे T1 का वैल्यू रख लो, यानी कि H1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई c, प्लस T2 के जगह पे T2 का वैल्यू रख लो, तो T2 का वैल्यू मिलेगा आपको रूट ओवर H2 का स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई c, ठीक है। हम देखते हैं इस पूरे टर्म में c हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 1/c को हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे मिल जाएगा रूट ओवर H1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर H2 का स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को मिनिमाइज करना है, और आप जानते हैं कि इक्वेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम फॉर्मेट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, dt/dx बराबर 0, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे, फॉर मिनिमाइज दिस वैल्यू, फॉर मिनिमाइज दिस वैल्यू dt/dx विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो हमें मिल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1/c को इधर लिख लिया, और अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना, चूंकि c कांस्टेंट टर्म इसलिए इसको बाहर निकाल लिया है, तो अंदर वाले टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिएगा d/dx, ठीक है। और इस पूरे t को डिफ्रेंशिएट करना था हमें, पूरे t को डिफ्रेंशिएट करना, जैसे हमें क्या लिखना है, dt/dx बराबर ये टर्म लिखना है, और d/dx, और t की जगह पे देखो t1 की जगह t1 का वैल्यू रखते हैं, तो t1 का वैल्यू है हमारा h1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस वैसे ही d/dx, और इसका वैल्यू रखते हैं इधर रूट ओवर H2 का स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दो इक्वेशन मिला, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है हमें, और बराबर कितना लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 0। ओके, अब देखो, अब पहले इक्वेशन को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2x, इसको डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को, तो 2x, और इधर मिल जाएगा अपॉन 2 रूट ओवर H1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करने मिलेगा, 1/c को दूसरे साइड में भेज दो, इस 1/c का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0, इसको इधर भेज दिया तो 0 हो जाएगा, और इधर मिल जाएगा, चूँकि ये टर्म जब डिफ्रेंशिएट होगा तो माइनस में आएगा, -2L माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर H2 का स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें दिखाई दे रहा है x अपॉन रूट ओवर H1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर L माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर H2 का स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, इस फिगर में अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो यह भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा, क्योंकि दोनों ही लाइन परपेंडिकुलर हैं, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। और वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, अगर ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों एंगल एक समान हो जाएंगे। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, और x अपॉन दिस वैल्यू, x देखो ये है हमारा, ये टर्म x है, और ये क्या, हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का, यानी सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, और यहाँ पे थीटा वैल्यू कितनी i है, तो साइन i, और ये कितना है, ये भी है परपेंडिकुलर, देखो L माइनस एक्स क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला टर्म हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन r मिल गया। Therefore we can write here angle of incidence will be equals to angle of reflection, hence it is proved, hence it is proved।
तो लगभग आपको समझ में आया होगा कि फर्मेट प्रिंसिपल के हेल्प से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और हम फर्मेट प्रिंसिपल के हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो फर्मेट प्रिंसिपल के हेल्प से हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी यहाँ पर डिराइव करेंगे। देखिएगा ध्यान से कैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम डिराइव करते हैं। कंसिडर कर लो कि ये जो है हमारा एक मीडियम है, इधर एक मीडियम है और ऊपर का जो हमारा पोर्शन है इधर वैक्यूम है। ठीक है ना, ऊपर वाले पोर्शन में हमने क्या कंसिडर कर लिया, वैक्यूम है, और ये जो पोर्शन है इधर कुछ मीडियम है। हम जानते हैं कि जैसे ही रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कि जैसे यहाँ पे रे ऑफ लाइट जब फॉल कर रही है तो इस कंडीशन में लाइट बेंड करती है। ठीक है, और बेंड किधर करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसकी बेंडिंग ऐसे होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज दिस मीडियम इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। पहला जो मीडियम है मीडियम 1 हमने मान लिया, मीडियम 1 जो है वो रेयरर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n1 मान लिया, और जो मीडियम 2 है, मीडियम 2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n2 मान लिया और यह एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। इसको मैं इधर लिखता हूँ, मीडियम 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड करेगी या जाती है तो बेंड करती है, और इस कंडीशन में साइन आई अपॉन साइन आर का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम n कहते हैं या 1n2 कहते हैं। ठीक है, या इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख लो कि साइन आई n1 साइन आई विल बी इक्वल्स टू n2 साइन आर। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो इसी इक्वेशन को हमें डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। तो आइए हम फर्मेट प्रिंसिपल की हेल्प से इसे डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने के लिए हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने ए इस पॉइंट मान लिया बी एंड दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया है। कंसिडर कर लो कि इस पॉइंट डी से लेकर ई के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है एल। ओके, ये पूरा दूरी कितना है, एल है। इसको हमने मान लिया x। यदि ये डिस्टेंस x होगा तो जो बचा हुआ दूरी है वो हो जाएगा l माइनस एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स हो गया। इसको हमने मान लिया हाइट h1 और ये क्या हो गया, हाइट h2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिएगा जैसे हमने इसके पहले वाले रिलेशन को लिया था, इसके पहले वाले रिलेशन की हेल्प से हम जैसे फार्मूले को डिराइव किए हैं, सेम उसी वे में हम यहाँ पर भी फार्मूले को डिराइव करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम देखो क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो यह भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये यदि एंगल आर है तो यह भी हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी पी। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी पी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर दिया है, इधर बेस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकालना बड़ा ही आसान है, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाँ देखिएगा यहाँ पे रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा आपको हाइपोटेनस यानी कि ए पी बराबर मिल जाएगा रूट ओवर
परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी h1 का स्क्वायर एंड दिस इज सॉरी इसको नहीं पहला इक्वेशन मानेंगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, हम कंसिडर करते हैं कि जो पहला मीडियम है, पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। ठीक है, दो मीडियम हमने लिया है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने अलग अलग लिया n1 n2 और स्पीड ऑफ लाइट भी अलग अलग होगा, एक का v1 है तो दूसरे का v2 होगा। तो यहाँ पर हम टाइम निकालते हैं एंड t1 बराबर होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है बच्चों, v1 है तो यहाँ पर लिख लिया v1। ठीक है ना, तो टाइम t1 का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अच्छा एक चीज़ और है, इस v1 का वैल्यू हम देख रहे हैं इसमें कोई कांस्टेंट हमें नहीं मिल रहा है, तो v1 का वैल्यू देखो हम फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से अगर चाहें तो v इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं c अपॉन n। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन n1 या v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन n2 हो जाएगा। तो यहाँ पर v1 के जगह पे हम लिख लेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर और v1 के जगह पे जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो c अपॉन n1, तो n1 चला जाएगा ऊपर और हमें मिल गया n1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर अपॉन c। ये मिला हमारा पहला इक्वेशन। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल BEP, ठीक है ना, BEP, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं तो हमें मिल जाएगा हाइपोटेनस बराबर यानी BP बराबर मिल जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, BP बराबर मिल जाएगा रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि PE का स्क्वायर, P कितना है L माइनस एक्स है तो इसका होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और बेस कितना है h2, यहाँ पर मिल जाएगा h2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी टाइम निकाल लो एंड टाइम t2 इज इक्वल टू मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी BP का वैल्यू कितना है रूट ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई स्पीड देखो जरा दूसरे मीडियम में स्पीड कितना है v2 है, यहाँ पर हो जाएगा v2। ठीक है, v2 के जगह पे इसी फार्मूले से चाहो तो v2 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, c अपॉन n2 मिल जाएगा। ठीक है, तो v2 के जगह पे भी v2 का वैल्यू रख लो, मिलेगा t2 इज इक्वल टू n2 रूट ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई c। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब सिंपली हम जानते हैं कि टोटल टाइम टेकन बराबर होता है t1 प्लस t2, तो दोनों टाइम पीरियड को जब हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल टाइम निकल जाएगा, टोटल टाइम पता चल जाएगा कि टोटल टाइम कितना होगा। जस्ट मिनट दोस्तों, बार बार वायर फंस जा रहा है पैर में। हाँ, तो देखिएगा ऐसे लिखेंगे क्या, बट टोटल टाइम टेकन बराबर होता है t1 प्लस t2। तो देखते हैं यहाँ पे t इज इक्वल टू मिल जाएगा, t1 के जगह पे t1 का वैल्यू रख लो, तो t1 का वैल्यू है n रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई c प्लस t2 के जगह पे t2 का वैल्यू रख लो, तो t2 का वैल्यू आपको मिलेगा n, यहाँ पे n1 है, यहाँ मिलेगा n2 रूट ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई c। इस पूरे टर्म में आपको दिखाई दे रहा है कि 1 अपॉन c कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन c इन ब्रैकेट n1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर प्लस n2 रूट ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इक्वेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो जो क्या मिल जाएगा, टू मिनिमाइज द इक्वेशन बाय फॉर्मेट प्रिंसिपल dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू 0। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखो फिर यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा, 1 अपॉन सी को जब इसको dt अपॉन dx करोगे तो पूरा टर्म हमारा 0 आ जाएगा और 1 अपॉन सी को जब दूसरे साइड में भेजोगे तो ये a वाला टर्म हमारा पूरा 0 मिल जाएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करने में देखो क्या मिल जाएगा, मिलेगा हमें 1 अपॉन 2 है पावर इसका, तो पहले तो 1 अपॉन 2 के फॉर्म में मिलेगा, तो 1 ऊपर है नीचे अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर
और यहाँ पे मिलेगा 2n1 और x, ठीक ना, 2n1 x मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है, हाँ करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं, माइनस इधर मिलेगा हमें, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो मिलेगी 2n2 l माइनस x होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर x स्क्वायर प्लस h1 का, h1 नहीं है सॉरी, इधर है l माइनस x का होल स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। दोस्तों जल्दी से नोट करो, फिर लग रहा है मुझे पॉज करना पड़ेगा। अपॉन 2 होगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। चलो इधर का जो पोर्शन है थोड़ा सा मिटाता हूँ। यहाँ पे हमें मिल जाएगा n1 इन ब्रैकेट x अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n2 इन ब्रैकेट l माइनस x होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर l माइनस x का होल स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने इसको नोट किया था तो फिगर में ज़रा ध्यान से देखो कि ये जो टर्म होगा, अगर हम आई के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो आपने ऐसे कुछ इसका यहाँ पे फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। ऐसे जो हमने फिगर बनाया था, इस फिगर में इस टाइप से कुछ करके, सॉरी ये तो हमने पहले केस में बनाया था, रिफ्रैक्शन केस में जो हमने फिगर बनाया था वो ऐसे कुछ बनाया था। यहाँ पे कुछ बेंडिंग हुई थी इस वे में, और फिर इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया था यहाँ पे, और इसको ज्वाइन कर दिया था यहाँ पे, और ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वैल्यू दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और वही कंडीशन यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू r होगा, ये भी r होगा, ठीक है। तो अगर देखोगे तो यह डिस्टेंस x था और ये था h1, और ये पूरा डिस्टेंस था l माइनस x, ठीक है, और ये था h2। तो यहाँ मिलेगा हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये टर्म कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर, और ये पूरा टर्म कितना आया था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं होगा, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, ये टर्म आया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो टर्म है x यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कहलाता है साइन थीटा, यानी कि n1 साइन आई विल बी इक्वल्स टू, ये क्या है n2, और ये भी टर्म हमारा मिल रहा है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये भी मिल गया साइन r, ठीक है। यही चीज़ तो हमें प्रूव करना था ना यार, कि n1 साइन आई विल बी इक्वल्स टू n2 साइन r, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन r विल बी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, या इसी को लिख सकते हैं 1n2, ठीक है। और हमने देखा कि जो स्नेल ने अपने लॉ में बताया था, स्नेल्स लॉ में जो उन्होंने बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस पहले जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो फर्मेट प्रिंसिपल है, इसको हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया है। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था, 2-3 टॉपिक उसमें दिए हुए थे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिन्हें हमने बता दिया है। और आज का ये जो हमने डेरिवेशन जो बताया है, यह डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप इस वीडियो को अगर आप समझ में नहीं आया होगा तो 2 बार देख लीजिएगा, यकीनन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को यहाँ पे डिराइव करेंगे और कैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और इतनी रात को आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो यकीन है कि लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे, जिससे हमारा हौसला और बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी नए नए कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तो तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद दोस्तों।